सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलाइड हेल्थ केयर नर्सिंग एकेडमी। पिछले वीडियो में हम पार्ट 1 पढ़े और पार्ट 1 का जो हमने थ्योरी किया था उसका नेक्स्ट वीडियो में हमने एमसीक्यू सॉल्व किया। पार्ट 1 में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे और पढ़े वो था अप्लाइड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड फिजिक्स। अप्लाइड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और फिजिक्स को कंटिन्यू करते हुए हम आज के वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं उसके आगे का पार्ट। सबसे पहला जो आज का सब टॉपिक्स रहने वाले हैं चैप्टर 1 में वो है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में हम समझेंगे कि हमारा जो ब्रीदिंग होता है, जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, जो हम सांस लेते हैं उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है। मीन्स बॉडी का, ब्रेन का कौन सा पार्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करता है। देखिए, जब हम रेस्पिरेशन रेगुलेशन की बात करते हैं तो 2-3 ऐसे ब्रेन के पार्ट होते हैं जो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट है अपर पॉन्स। अपर पॉन्स जिसको हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर जहाँ पे पाया जाता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर ऐसा सेंटर होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर अपर पॉन्स में पाया जाता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर ऐसा सेंटर होता है जो हमारे इंस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। मीन्स हम जो सांस लेते हैं, सांस खींचते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं। इंस्पायरेशन की रेट और उसके डेप्थ को ये रेगुलेट करता है। रेट और डेप्थ को रेगुलेट करता है। हम इसको न्यूमोटैक्सिक सेंटर बेसिकली होता ये है कि ये एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो रेट एंड डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं। ये बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं और ब्रेन को ये सिग्नल्स भेजते हैं टू इनहिबिट द ओवर इंस्पिरेशन। मीन्स अगर हम सांस ले रहे हैं और हम ज्यादा सांस न लें, मीन्स अगर हम बहुत ज्यादा सांस लें, इंस्पिरेशन करें, तो हमारा लंग्स ज्यादा इन्फ्लेट हो जाएगा। तो ज्यादा इन्फ्लेट ना हो उसको कौन रेगुलेट करता है? मीन्स इंस्पिरेटरी, आप ऑफ स्विच इसको कहते हैं, क्योंकि ये स्विच ऑफ करने का काम करता है। मीन्स ज्यादा इंस्पिरेशन हम ना करें उसको। तो हम इसको एक नाम से बोल सकते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर को हम क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी ऑफ स्विच के नाम से जानते हैं। ये ऑफ स्विच करने का काम करता है, हम ज्यादा लंग को ओवर इन्फ्लेट करने से बचाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पाया जाता है? अपर पॉन्स में पाया जाता है। एक पॉइंट ये में से आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है कि जो न्यूमेस्टिक सेंटर होता है वो होता है आपके लोअर पॉन्स में। अभी हम एपन्यूस्टिक सेंटर को अभी हम आपको बताएंगे कि ये क्या होता है, एपन्यूस्टिक ब्रीदिंग क्या होती है। बेसिकली ये होता है कि हमारा जो इंस्पिरेशन होता है वो अगर कहीं बीच बीच में रुके ना, उसको जो कंट्रोल, ये भी एपन्यूस्टिक सेंटर भी लोअर पॉन्स में जो होता है वो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, ये इंस्पिरेशन बीच में रुक ना जाए उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ये क्या करता है? ये ज्यादा इंस्पिरेशन न कर ले उसको कंट्रोल करता है। ये कब इंस्पिरेशन मीन्स कम, बहुत कम ना हो, या इंस्पिरेशन सांस लेते समय बीच में रुक न जाए, पॉज ना हो, इंस्पिरेशन पॉज ना हो, उसको कंट्रोल करने का काम करता है एपन्यूस्टिक सेंटर। मीन्स आप समझिए कि कोई चीज अगर आप स्टार्ट करते हो तो उसको स्टॉप करने का भी एक पॉइंट होता है। तो वो ये जो कि ज्यादा चीज में ना हो, मीन्स इंस्पिरेशन ना हो, और ये कि कम ना हो, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तीसरा पॉइंट है वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इन मेडुला, जिसको हम एक्सपायरेटरी ग्रुप कहते हैं, और डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं इन मेडुला, जिसको हम इंस्पायरेटरी ग्रुप कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर को कहाँ होता है, तो आप बताओगे मेडुला ऑब्लांगेटा इज अ सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो
आपको पता है पॉन्स इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन एंड मेडुला इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन के अगर आपने पार्ट पढ़े होंगे तो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन के 2-3 और पार्ट होते हैं जिसमें सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लांगाटा ये सब आते हैं। तो पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा जो होता है ये हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। अपर पॉन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर ध्यान रखिएगा, लोअर पॉन्स में एपन्यूस्टिक सेंटर ये ध्यान रखिएगा। वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो होते हैं इन मेडुला वो एक्सपायरेटरी ग्रुप होते हैं ऑफ न्यूरॉन, मींस एक्सपिरेशन को कंट्रोल करते हैं, और जो डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स मेडुला में होते हैं वो इंस्पायरेटरी ग्रुप को कंट्रोल करते हैं। तो ये दो चीजें ध्यान रखना है। नॉर्मली न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, न्यूमोटैक्सिक सेंटर हैज inhibitory effect on apneustic center which otherwise produce apneustic breathing or inspiratory spasm। इसका मतलब ये है कि हम जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर की बात करते हैं तो ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। क्या इनहिबिट करता है कि ज्यादा इंस्पिरेशन ना हो, ओवर इंस्पिरेशन ना हो। इफेक्ट ऑन एपिन्यूस्टिक सेंटर मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इंस्पिरेशन है वो ये रोकने का काम करता है, ज्यादा हम इंस्पिरेशन न कर लें। लेकिन ये ध्यान रखना है इफेक्ट ऑन एपिन्यूस्टिक सेंटर का मतलब है एपिन्यूस्टिक सेंटर को ध्यान में रखते हुए कि कहीं एपिन्यूस्टिक सेंटर ये ना कहे कि नहीं तुमने मतलब अगर हम किसी चीज को रोक रहे हैं तो सामने वाले का परमिशन लेना जरूरी है। तो यही कहने का मतलब है कि एपिन्यूस्टिक सेंटर नॉर्मली इनहिबिट करता है, लेकिन इफेक्ट ऑन एपिन्यूस्टिक सेंटर मतलब एपिन्यूस्टिक सेंटर को समझते हुए उसको ध्यान में रखते हुए कि वो कहीं ये ना कह रहा हो कि नहीं नहीं रोकना नहीं और हमने रोक दिया। तो बेसिकली इनके दोनों की कॉम्बिनेशन के साथ क्या होता है, ब्रीदिंग पैटर्न चलती है और इसका इनहिबिशन चलता है। तो ये जब भी काम करेगा इसको ध्यान में रखते हुए करेगा, ठीक है। विच अदरवाइज प्रोड्यूस एपिन्यूस्टिक ब्रीदिंग, और अगर ऐसा नहीं होता, एक साथ कोऑर्डिनेट करके नहीं चलते, तो आपको पता है क्या प्रॉब्लम होने वाली पेशेंट में प्रॉब्लम होने वाली हो सकती है कि पेशेंट गैस्पीन करे। क्या करे, गैस्पीन करे। आपने एक वर्ड सुना होगा मेडिकल में, अगर आप मेडिकल के फील्ड में है तो आपने सुना होगा पेशेंट गैस्पीन कर रहा है। पेशेंट गैस्पीन का मतलब होता है कि पेशेंट जो है वो एक बेसिकली एक रेयर और एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग होता है। गैस्पीन वर्ड अगर ऐसा नहीं होता तो एपिनेस्टिक ब्रीदिंग का मतलब है पेशेंट क्या करेगा, गैस्पीन करेगा। क्या करेगा, गैस्पीन करेगा। और गैस्पिंग करता है, इसका ये क्या होता है, एक रेयर बेसिकली एक रेयर एंड एबनॉर्मल, क्या एबनॉर्मल पैटर्न पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग है, ऑफ ब्रीदिंग है, जिसमें होता ये है, ब्रीदिंग है जिसमें क्या होता है कि पेशेंट जो होता है इंस्पिरेशन के टाइम वो बीच में पॉज हो जाता है। मतलब हम जब सांस ले रहे थे तो नॉर्मली सांस लेते हैं, लेकिन सांस लेते समय बीच में पॉज हो जाना, क्या हो जाना, पॉज हो जाना। और हम जब हम सांस छोड़ रहे हो तो सांस इनसफिशिएंट एक्सपिरेशन हो, मतलब सांस पूरी तरह से सांस ना छोड़ पाए, ऐसे केस को हम गैस्पिंग कहते हैं, गैस्पिंग करना कहते हैं। तो बेसिकली दो चीजें इसमें होती है गैस्पिंग की, एक रेयर एंड एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग है जिसमें प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि एक होता है, हम यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज ये देखने को मिलती है कि पेशेंट जो होता है वो इंस्पायरेटरी, पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, इंस्पायरेटरी पॉज देखने को मिलेगा, पॉज देखने को मिलेगा, प्लस इनसफिशिएंट क्या देखने को मिलेगा, एक्सपायरेशन देखने को मिलेगा। इसको गैस्पिंग कहते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा तो कि आपको एपिन्यूस्टिक वर्ड तो याद रहेगा। एपिन्यूस्टिक रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग अगर आपसे कोई पूछे तो उसका मतलब होता है पेशेंट को क्या कर रहा है, गैस्पिंग कर रहा है। नॉर्मल रेस्पिरेशन इज मेंटेन्ड बाय एक्सपायरेटरी एंड इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स ऑफ मेडुला। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, नॉर्मल जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू मेंटेन होता है, वो मेंटेन होता है मेडुला के द्वारा। किसके द्वारा, मेडुला के द्वारा। इसीलिए मेडुला ऑब्लांगाटा को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन कहते हैं,
सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन कहते हैं कि रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पाया जाता है, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा इज रेस्पिरेटरी सेंटर। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन स्ट्रेच रिसेप्टर इन द लंग्स, अगर हम जब सांस लेते हैं और सांस लेते समय इंस्पायरेशन करते समय जो हमारे लंग्स में स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं लंग पैरेन्काइमा में होते हैं, which are supplied by vagus get stimulated leading to inhibition of inspiratory group of neurons and hence stopping the inspiration। होता ये है कि जब हम सांस ले रहे होते हैं तो सांस लेने के टाइम सांस तो हमने ले लिया, लेकिन उसको रोकना कैसे है, तो वो तब रुकता है जब हम सांस ले लेते हैं और हमारे लंग्स में स्ट्रेच रिसेप्टर पाए जाते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर लंग पैरेन्काइमा में पाए जाते हैं। वो किसके थ्रू सप्लाइड होते हैं, वैगस न्यूरॉन्स, वैगस नर्व जो होती है उसके थ्रू सप्लाइड होते हैं। तो वो क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, रिसेप्टर क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। वैगस नर्व से एक इनहिबिटरी सिग्नल जाता है, इनहिबिटरी सिग्नल जाता है किसको, इंस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को जाता है, तब जाके हमारा क्या होता है, इंस्पिरेशन स्टॉप होता है। तो बेसिकली एक पैथोफिजियोलॉजी हो गया कि ये कि आप समझिए कि बेसिकली फिजियोलॉजी की स्ट्रेच रिसेप्टर, आपने सांस लिया, आप इंस्पायरेशन किया, आपने इंस्पायरेशन कर लिया, आपने कंप्लीट इंस्पायरेशन किया, कंप्लीट इंस्पायरेशन करने के बाद जो सिग्नल होता है वो स्ट्रेच रिसेप्टर के पास जाता है, स्ट्रेच रिसेप्टर के पास जाता है। ये स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करते हैं, जो आपके लंग्स होती हैं, जो लंग्स होता है, लंग्स पैरेन्काइमा, उस पैरेन्काइमा में पाए जाते हैं और ये लंग स्ट्रेच रिसेप्टर इंस्पिरेशन के बाद वैगस नर्व के थ्रू एक सिग्नल भेजते हैं। क्या भेजते हैं, सिग्नल भेजते हैं, सिग्नल भेजते हैं। और ये सिग्नल जो है वो क्या करता है, इनहिबिटरी सिग्नल होता है। कैसा सिग्नल होता है, इनहिबिटरी सिग्नल होता है, इनहिबिटरी सिग्नल होता है, ठीक है, इनहिबिटरी सिग्नल होता है। और ये इनहिबिटरी सिग्नल क्या करता है, इनहिबिट करता है इंस्पायरेशन को, इंस्पायरेशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, इंस्पायरेशन को क्या करता है, रोक देता है। तो ऐसे आपके जो होते हैं नॉर्मली इंस्पिरेशन की, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस आपका चलता है, ठीक है। ऐसा फिजियोलॉजी आपके लंग के साथ इंस्पिरेशन के साथ चलता है। एक्सपायरेशन इज नॉर्मली पैसिव and expiratory group of neurons come into play only during active expiration। तो जो आपके एक्सपायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं वो कब प्ले करते हैं, ड्यूरिंग एक्टिव एक्सपायरेशन। वैसे तो क्या हुआ कि आप समझिए कि जब हम सांस छोड़ते हैं मतलब एक्सपायरेशन करते हैं, क्या करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, तो एक्सपायरेशन क्या है, पैसिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है। तो इस केस में हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, एक्सपायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, कौन से न्यूरॉन, एक्सपायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, एक्सपायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन क्या करते हैं, प्ले इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करते। ये क्या करते हैं, कोई भी रोल प्ले नहीं करते। लेकिन जब हम किस टाइप का एक्सपिरेशन करें, जो कि एक्टिव हो, एक्टिव। अब एक्टिव कब होता है, एक्टिव एक्सपिरेशन तब होता है, नॉर्मली हम सांस लेते हैं उसके बाद सांस छोड़ते हैं, तो सांस जो छोड़ते हैं वो पैसिव एक्सपिरेशन होता है, उसमें हमारी एनर्जी नहीं लगती। जिस चीज में एनर्जी ना लगे वो पैसिव प्रोसेस होता है। तो नॉर्मली हम सांस छूट जाता है, हम छोड़ते नहीं, हम एनर्जी नहीं लगाते। अब हम सांस कब छोड़ते हैं, मीन्स एक्टिव प्रोसेस कब होता है सांस छोड़ने का, तो जब हम जोर से अगर हम एक्सपायरेशन करें, मतलब सांस हमने लिया और सांस जोर से हमने छोड़ा, फोर्सफुली अगर हमने एक्सपायरेशन किया, जबरदस्ती हम सांस छोड़ रहे हैं, मीन्स आप तेजी से सांस फोर्सफुली ले रहे हो और सांस फोर्सफुली अगर आप छोड़ रहे हो तो वो एक्टिव प्रोसेस होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक्टिव प्रोसेस कब होता है, जब आप फोर्सफुली एक्सपायरेशन करें तो वो क्या होगा, आपका एक्टिव प्रोसेस होता है। उस केस में आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं, कौन से, एक्सपायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, वो क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं, वो क्या करते हैं, आपके रोल प्ले करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
आगे जो है इसके आगे का है, ये नहीं है, इसके बाद हम इस पे आएंगे तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग एक्टिव एक्सपिरेशन, तो जो हमारे आपके न्यूरॉन्स थे, मैंने आपको बता दिया कि जो आपके एक्सपायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है वो ड्यूरिंग एक्टिव एक्सपायरेशन रोल प्ले करते हैं। एक्टिव एक्सपिरेशन इज फोर्सफुली जब आप एक्सपायरेशन करते हैं। देखो दीज सेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर्स मीन, जो ये सेंट्रल की मतलब ब्रेन, सेंट्रल मतलब आपको पता है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल रेस्पिरेटरी, अभी आपके जो पेरिफेरल रेस्पिरेटरी सेंटर भी होते हैं, तो ब्रेन में के जो पार्ट होते हैं वो सेंट्रल सेंटर कहलाते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर कहलाते हैं। तो जो आपके सेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं वो आर हाईली सेंसिटिव टू चेंज इन CSF, pH, which is turn is influenced by PCO2, partial pressure of carbon dioxide in blood। ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे देखो पेरिफेरल केमो रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। होता ये है कि आपके हमारे ह्यूमन बॉडी में दो तरीके के सेंटर होते हैं, दो सेंटर होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर जो होते हैं वो दो होते हैं। पहला पेरिफेरल और दूसरा सेंट्रल। सेंटर में हमने क्या बताया, अभी हमने क्या पढ़ा, मेडुला ऑब्लोंगाटा पढ़ा, ठीक है ना, मेडुला पढ़ा, और क्या पढ़ा हमने, पॉन्स पढ़ा। ये क्या है, सेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है, सेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर से, ठीक है। अब ये जो सेंटर्स होते हैं वो वेरी सेंसिटिव होते हैं, हाईली सेंसिटिव होते हैं। हाईली सेंसिटिव का मतलब है अगर चेंज इन किस चीज में भाई, अगर CSF में pH में, CSF का pH जो है उसमें अगर चेंज होता है, किसके चेंज होने से, PCO2 के चेंज होने से। PCO2 मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर बॉडी में PCO2 चेंज होता है तो उसकी वजह से CSF का pH चेंज होगा। pH चेंज होता है बॉडी में, आपको पता है, PCO2 और PO2 ये सब चीजों की वजह से बॉडी में जो बॉडी का जो एसिड बेस बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब होता है। तो अगर ऐसा होता है तो CSF का pH चेंज होगा, और अगर CSF का pH चेंज होता है तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, हाईली सेंसिटिव होते हैं। क्या हो जाते हैं, तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। तुरंत क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ये जरूरी है, नहीं अगर एक्टिव होंगे तो हमारे जो ब्रीदिंग पैटर्न है, हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मेंटेन नहीं होगा। हमारे तुरंत जो सांस लेने की रेट होती है, हमारा जो सर्कुलेशन का रेट होता है वो सब बदल जाता है अगर PCO2 डिस्टर्ब हुआ तो, ठीक है। तो ऐसे केस में pH चेंज हुआ तो बॉडी के CSF का pH चेंज हुआ तो ऐसे केस में क्या होगा, CSF का pH कब चेंज होगा, जब PCO2 चेंज होगा। और अगर PCO2 चेंज होता है तो CSF का pH चेंज होगा। CSF का pH चेंज होगा तो तुरंत हमारे जो एक्टिव सेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर से वो तुरंत एक्टिव हो जाएंगे। तो बेसिकली ये यहाँ का कहने का मतलब है। अब ध्यान रखिए, दीजिए, इंक्रीज इन PCO2 स्टिमुलेट द रेस्पिरेशन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, सांस की रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लिसन, होता ये है कि अगर PCO2 बढ़ा, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, बॉडी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो क्या होगा, तो तुरंत हमारा जो होगा सांस का रेट, रेस्पिरेशन स्टिमुलेट होगा, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, तुरंत रेट बढ़ जाएगा सांस लेने की। अगर PCO2 डिक्रीज हुआ तो रेस्पिरेशन क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, मीन्स रुक जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन रेट जो होता है, ब्रीदिंग रेट जो होगा, रेस्पिरेशन रेट जो होगा वो कम हो जाएगा PCO2 के घटने से। PCO2 बॉडी में एक्यूमुलेट होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा हमें लेने की जरूरत है, ब्रीदिंग ज्यादा करने की जरूरत है, रेस्पिरेशन रेट ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें CO2 को निकालना है, O2 बढ़ाना है। तो ऐसे केस में हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, रेस्पिरेशन स्टिमुलेट होगा। PCO2 घटेगा तो हमें क्या होगा, हमारी रेट जो होगी, ब्रीदिंग की रेट वो भी कम हो जाएगी। उसको मेंटेन करने के लिए, मेंटेन करना जरूरी है। PCO2 और PO2 जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस नॉर्मल रेंज में होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये नॉर्मल रेंज में नहीं होता तो गैसेज जो एक्सचेंज होते हैं लंग्स एल्वियोलाई में वो एक्सचेंज नहीं हो पाते, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि जो हमारा अदर
जो फैक्टर्स हैं जो क्या बोलते हैं अफेक्ट करते हैं, अदर जो फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं किसको, रेस्पिरेटरी सेंटर्स को। सबसे पहला जो अफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी सेंटर को वो है क्या, अभी देखो क्या चेंज अफेक्ट कर रहा था, सीएसएफ का पीएच, सीएसएफ का पीएच अफेक्ट कर रहा था, पीसीओ2 चेंज होने से आपका जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं वो अफेक्ट हो रहे थे। और उसके अलावा बॉडी टेम्परेचर भी क्या करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स को अफेक्ट करता है। हाइपोक्सिया, अगर ऑक्सीजन लेवल कमी हो गई टिश्यू में, टिश्यू में क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, हाइपोक्सिया हुआ, तब भी अफेक्ट होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर अफेक्ट होगा। एक्सरसाइज करने के टाइम भी हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर अफेक्ट होता है, हमें सांस रेट बढ़ानी पड़ती है एक्सरसाइज करते समय। पेन होता है तब रेस्पिरेटरी सेंटर, तब भी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। हाइपोथैलेमस, अगर हाइपोथैलेमस में कोई एक्टिविटीज चल रही है वो क्या करेगा, रेस्पिरेटरी सेंटर को अफेक्ट करेगा। कॉर्टेक्स में, ब्रेन का जो कॉर्टेक्स एरिया होता है, वो कॉर्टेक्स एरिया में अगर कोई एक्टिविटीज होती है, हम कोई एक्टिविटीज करते हैं तो उसकी वजह से, कॉर्टेक्स एरिया की वजह से क्या होगा, हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है वो अफेक्ट होगा। अब आते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी कीमो रिसेप्टर पे। देखो एक चीज और आपको लिखी हुई है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, दीज आर प्रेजेंट इन कैरोटिड बॉडी एंड आउटिक आर्च। मतलब ये जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, नॉट सेंट्रल की नहीं बात कर रहे हैं, पेरिफेरल की बात कर रहे हैं, ये हमारे कैरोटिड बॉडी और आउटिक आर्च में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये इमेज में ये कह रहा है, हम पता है आपको, हम जो आपके ये आपका हार्ट होता है, देखो यहाँ पे ना आप हार्ट बना लो, ठीक है, ये आपका चेम्बर हो गया, ये आपका हार्ट हो गया, मतलब आप यहाँ पे, मैं इमेज ऐसे ही नॉर्मली ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपका हार्ट है। हार्ट में आपको पता है ये दिस इज अओर्टा, और ये अओर्टा की ब्रांच है, ठीक है, ये अओर्टा है और अओर्टा की ब्रांच है। तो ये अओर्टा जो है, ये अओर्टा आपको पता है ब्लड सप्लाई करता है, कौन सा ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। तो ऑक्सीजनेटेड जो ये ब्लड सप्लाई करता है, तो उसी अओर्टिक ब्लड वेसल्स में, जिसको आउटिक बॉडी कहते हैं, वहां पे आउटिक बॉडी में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। आपको पता है, आप ध्यान रखिएगा, वहां पे कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, आउटा से ही एक और ब्लड वेसल्स, बड़ी ब्लड वेसल्स ब्रांच निकलती है, जिसको आप कैरोटिड बॉडी कहते हो, मतलब कैरोटिड आर्टरी, जो आपके गले में, गले से होके जाती है। और एक मिनट, हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि जो आपकी कैरोटिड बॉडी होती है, वो कैरोटिड बॉडी में भी रिसेप्टर पाए जाते हैं। कौन से रिसेप्टर, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये करते ये है, ये ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, यहाँ पे कैरोटिड बॉडी में, यहाँ पे आउटिक और कैरोटिड बॉडी में, जो गले वाली आर्टरी होती है जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है उसमें, और जो अओर्टा होता है उसमें रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। कैरोटिड बॉडी रिसेप्टर आर हाईली सेंसिटिव टू हाइपोक्सिया। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, कैरोटिड बॉडी रिसेप्टर्स होता है, ये बहुत ज्यादा हाईली सेंसिटिव होता है, किसको, किसके, हाइपोक्सिया के। हाइपोक्सिया मीन्स अगर बॉडी में, अगर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हुई, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं और ऑक्सीजन नहीं गया ब्लड में उतना, ऑक्सीजन की कमी हुई, तो तुरंत क्या होगा, तुरंत रिसेप्टर जो होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ऑक्सीजन की कमी अगर ब्लड में हुई तो वो तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ ऑक्सीजन की क्या है, कमी है। तो ऐसे केस में ये इंफॉर्मेशन ब्रेन को देंगे कि आपको क्या करना है, रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाना है, ऑक्सीजन और हमें डिमांड है, ऑक्सीजन की हमें और डिमांड है, नहीं तो क्या होगा, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब हमें कभी ऑक्सीजन की हमारी बॉडी में कमी होती है तो हमारी जो हार्ट की रेट होती है, तो हम देख रहे थे कि जो हमारे कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दो जगह प्रेजेंट होते हैं। पहला है कैरोटिड, कैरोटिड बॉडी मीन्स कैरोटिड आर्टरी जो होती है वहां पे पाए जाते हैं, और दूसरा है अओर्टिक आर्च, जो अओर्टिक आर्च होता है, जो अओर्टा होता है, ये अओर्टा वहां पे पाए जाते हैं। ये कीमो रिसेप्टर्स हाईली सेंसिटिव होते हैं। कैरोटिड बॉडी सेट रिसेप्टर्स आर हाईली सेंसिटिव टू हाइपोक्सिया। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हुई, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हुई, तो ये तुरंत क्या करेंगे, केमिकल रिलीज करेंगे, और केमिकल रिलीज करने के बाद वो केमिकल ब्रेन तक जाएगा, और ब्रेन में जो रेस्पिरेशन की रेट होती है उसको बढ़ा देगा। अगर हाइपोक्सिया हुआ तो वो
हाइपोक्सिया हुआ तो ये रिसेप्टर जो होंगे वो केमिकल रिलीज करेंगे, तुरंत सेंस करेंगे ऑक्सीजन को, ब्लड के ऑक्सीजन को सेंस करेंगे। अगर हाइपोक्सिया हुआ, ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ ब्लड में, इन ब्लड, तो ये क्या करेंगे, अगर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हुई तो क्या होगा, तुरंत ये रिसेप्टर क्या करेंगे, केमिकल रिलीज करेंगे। क्या करेंगे, केमिकल रिलीज करेंगे। और ये केमिकल क्या करेगा, ये केमिकल क्या करेगा, तुरंत जाएगा ब्रेन तक, और ब्रेन तक जाके क्या करेगा, रेस्पिरेशन के रेट को जो होगा वो क्या करेगा, बढ़ा देगा। क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज करने से क्या होगा, हम सांस ज्यादा लेंगे, और ज्यादा सांस लेंगे तो ऑक्सीजन की जो डिमांड होगी वो पूरी हो जाएगी। और एक चीज और कि ऑल इनहेलेशनल एजेंट एक्सेप्ट नाइट्रस ऑक्साइड एंड मिनिमम विथ ईथर, मतलब ये ध्यान रखिए कि जो भी हमारे जो इनहेलेशनल एजेंट होते हैं, जैसे आइसोफ्लोरिन, सेवोफ्लोरिन, डेस्फ्लोरिन, आपको पता होगा, ये इनहेलेशनल एजेंट रेस्पिरेटरी रेट को, ब्रीदिंग को दबा देते हैं, मतलब कम कर देते हैं, डिप्रेसेंट कहलाते हैं। वो सब क्या होते हैं, डिप्रेसेंट होते हैं, ये डिप्रेस कर देते हैं। डिप्रेस करने से क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, और CO2 का लेवल क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, और हाइपोक्सिया होने लगता है। तो सब एक्सेप्ट नाइट्रस ऑक्साइड, ऑल द इनहेलेशनल एजेंट ओनली विथ मिनिमम विथ ईथर, बाकी सभी के सभी क्या करते हैं, ऑक्सीजन हमारी जो रेस्पिरेशन की, ब्रीदिंग की रेट होती है उसको दबा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में हाइपोक्सिया और CO2 का लेवल बढ़ने लगता है, ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके केमिकल रिसेप्टर, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, जिसको केमिकल रिसेप्टर कहते हैं। तो ध्यान रखिए कि आपके जो कीमो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हाँ, तो यहाँ पे अब आते हैं हम लोग मसल्स। जो मसल्स होती हैं, ध्यान रखिएगा, कौन कौन सी मसल्स रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। तो ब्रीदिंग आपको पता है, ब्रीदिंग इज बेसिकली मसल ऑफ रेस्पिरेशन में दो चीजें होती है, पहला होता है इंस्पायरेशन और दूसरा होता है एक्सपायरेशन। तो अब ये इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन में कौन सी मसल्स हेल्प करती है ब्रीदिंग में, इंस्पिरेशन में और एक्सपिरेशन में। तो जो मसल्स सांस लेने में या सांस छोड़ने में मदद करती है, वहां उनका यहाँ नाम दिया हुआ है, देखिएगा, हम काउंट करेंगे। सबसे पहले हम इंस्पायरेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा मसल होता है जो ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज डायफ्राम। डायफ्राम इज द मेजर मसल्स विच इज हेल्प इन इंस्पायरेशन। तो डायफ्राम पहली मसल हो गई, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिए, ये पहली मसल हो गई। और इंस्पायरेशन में कौन हेल्प करता है, एक्सटर्नल आपका एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, कौन सा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, ये दूसरी मसल हो गई। फिर उसके बाद पेक्टोरेलिस माइनर हो गया, तीसरी मसल याद रखिए। चौथी मसल है स्कैलिन, चौथी मसल स्कैलिन है। ठीक है, ये क्या करते हैं इंस्पायरेशन में, नॉर्मल इंस्पायरेशन। एक चीज और, अब तो इंस्पायरेशन हो गया, लेकिन इंस्पायरेशन भी क्या होगा, एक नॉर्मल इंस्पायरेशन होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ और बीच बीच में सांस ले रहा हूँ, इट इज नॉर्मल। बट अगर अगर मैं सांस जोर से खींचूं, तो ऐसे केस में फोर्सफुली इंस्पायरेशन करूं, डीप इंस्पायरेशन करूं, सांस खींचो जोर से, तो वो क्या कहते हैं, डीप या फोर्सफुली इंस्पायरेशन। डीप और फोर्सफुली इंस्पायरेशन में, ड्यूरिंग डीप इंस्पायरेशन में होता ये है कि कौन सी उसमें मसल्स, तो पांचवी एक और मसल ऐड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड पेक्टोरेलिस मेजर। पेक्टोरेलिस मसल मेजर जो होगी वो लैटिमस, पेक्टोरल मींस आपके शोल्डर की जो मसल्स होगी वो सब इन्वॉल्व हो जाएंगे इंस्पायरेशन में। लैटिमस, लैटिमस जो डॉर्सी, जिसको की आपकी छठी मसल होगी, ये इन्वॉल्व हो जाएगी। ये बैक की जो मसल्स होंगी आपकी, वो क्या हो जाएंगी, इंस्पायरेशन में हेल्प करने लगेंगी। तो उसके बाद सातवीं जो होगी स्टर्नोमस्टोइड, ये स्टर्नोमस्टोइड, स्टर्नम की जो स्टर्नोक्लीडोमस्टोइड इसको कहते हैं, गले की मसल्स होती है, वो इन्वॉल्व हो जाएगी। तो देखिए कि इंस्पायरेशन में टोटल 7 मसल्स जो है वो क्या कर रही है, इन्वॉल्व हो रही है। पहला डायफ्राम, दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, तीसरा पेक्टोरेलिस माइनर, चौथा स्कैलिन, पांचवा पेक्टोरेलिस मेजर, लैटिमस, डॉर्सी और स्टर्नोमस्टोइड। ये 7 मसल्स इंस्पायरेशन में। लेकिन अगर कोई पूछे नॉर्मल में, नॉर्मल रेस्पिरेशन इंस्पायरेशन में, नॉर्मल रेस्पिरेशन में इंस्पायरेशन में कितनी मसल्स कौन कौन सी होती हैं, तो ध्यान रखिएगा, पहला डायफ्राम, दूसरा कौन, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, तीसरा पेक्टोरेलिस माइनर, चौथा स्कैलिन, असिस्टिंग नॉर्मल। ये तो 4 मसल जो होती हैं, ये 4 जो होती हैं वो आपकी नॉर्मल इंस्पायरेशन में। लेकिन अगर आप डीप इंस्पायरेशन कर रहे हैं तो उसके अलावा आपकी कौन कौन सी ऐड होती है, पेक्टोरलिस मेजर, लैटिमस, डॉर्सी और स्टर्नोमस्टोइड, ये 3 और ऐड हो जाती है, किसमें,
डीप इंस्पिरेशन में, किसमें, डीप इंस्पायरेशन या आप उसको बोलोगे क्या, आप फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर रहे हो, तो ऐसे केस में तीन और क्या हो जाएंगे, मसल्स ऐड हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और यहाँ पे पॉइंट किया हुआ है कि जब आप नॉर्मल सांस लेते हो, क्वाइट रेस्पिरेशन करते हो, इंस्पिरेशन करते हो, क्वाइट रेस्पिरेशन में मतलब जब जोर से नहीं करते हो, नॉर्मली सांस ले रहे हो, आप ले रहे हो, छोड़, पता नहीं चल रहा है, क्वाइट मीन शांति से आपका ब्रीदिंग चल रहा होता है, तब जो डायफ्राम मूव करता है वो 1.5 सेंटीमीटर मूव करता है, 1.5 सेंटीमीटर मूव करता है। लेकिन जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो, मैंने आपको क्या बताया, अगर आप जोर से सांस खींच रहे हो या सांस छोड़ रहे हो, ऐसे सांस खींच रहे हो, इंस्पिरेशन फोर्सफुली या डीप इंस्पिरेशन कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपकी जो डायफ्राम होगी वो कितनी मूव करेगी, 6 से 10 सेंटीमीटर मूव करती है, ध्यान रखिएगा। डायफ्राम कैसे मूव करता है आपको पता होगा, डायफ्राम ऐसे होता है, इस पे लंग्स दोनों होते हैं, दोनों लंग्स आपके जो होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं, ये आपको पता है यहाँ पे ऐसे, और ये जो लंग्स है, ये लंग्स यहाँ पे होगा, ये डायफ्राम हो गया। तो ये डायफ्राम जो है जब इंस्पिरेशन करते हैं तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इंस्पिरेशन होता है, मीन्स ये क्या करता है, नीचे की तरफ मूव करता है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो हम इंस्पायरेशन करते हैं, क्या करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं। और इंस्पायरेशन उस समय क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने समय जब इसकी जो वैल्यू होती है, लंग्स की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ये बढ़ जाती है, और ये जब बढ़ती है तो हमारा इंस्पायरेशन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जब ये रिलैक्स में होता है, ये जब डायफ्राम क्या होता है, रिलैक्स होता है, तो हमारा क्या होता है, एक्सपायरेशन होता है, क्या होता है, एक्सपायरेशन होता है। मतलब ये आपका डायफ्राम, और ये डायफ्राम नीचे की तरफ मूव कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो लंग्स का वॉल्यूम जो होगा बढ़ जाएगा, इंस्पायरेशन होगा, और जैसे ये रिलैक्स होगा तो लंग्स अपने नॉर्मल पोजीशन पे जाएगा और एक्सपायरेशन हो जाएगा। तो ऐसे मूवमेंट होता है डायफ्राम का, और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है। आपको पता होगा एक लॉ होता है जिसको पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी बोलते हैं, मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे उसको, वो डायफ्राम से रिलेटेड है और इंस्पायरेशन से रिलेटेड है कि सांस कब छोड़ते हैं। आपको पता होगा जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है, और इससे क्या होता है कि एयर जो होता है हमारे इन्वायरमेंट में वो लंग्स में चला जाता है, और जब वॉल्यूम घटता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, मींस लंग्स में प्रेशर बढ़ जाएगा तो बाहर चला आता है, एक्सपायरेशन होता है। तो ऐसे आपका ये चलता है, ठीक है। एक चीज अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा हुआ है कि रेस्पिरेशन इन मेल इज एब्डोमिनोथोरैसिक, ध्यान रखिएगा, मेल में जो रेस्पिरेशन होता है उसको कहते हैं एब्डोमिनोथोरैसिक, और लेकिन बच्चों में, चिल्ड्रेन और फीमेल्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो थोरैको एब्डोमिनल होता है। दो तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं, कितने तरीके, दो तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं, तो एब्डोमिनोथोरैसिक और दूसरा थोरैको एब्डोमिनल। देखो ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी की जो फैट है और जो आपकी बॉडी की बनावट है। आपको पता है फीमेल्स में प्रेगनेंसी होनी होती है, प्रेगनेंसी की वजह से जो वो बनावट है वो उसकी वजह से रेस्पिरेशन अलग अलग तरीके से होता है, फैट और बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या होता है, रेस्पिरेशन अलग तरीके का होता है। आपको पता है जो फीमेल्स होती है उनमें जो रिब्स होते हैं वो बिल्कुल डिक्लाइन पोजीशन होते हैं, ऐसे नीचे की तरफ होते हैं, जबकि आपको पता है मेल्स में जो रिब्स होती है वो क्या होती है, फ्लैट होती है। हमारा चेस्ट जो होता है वो क्या होता है, हमारा थोड़ा रिब्स जो होती हैं वो बिल्कुल फैली हुई होती है, बड़ा होता है, चौड़ा होता है। फीमेल्स में डिक्लाइन पोजीशन होती है, जो आपकी थोरैसिक कैविटी होते हैं या चेस्ट होता है वो थोड़ा सा डिक्लाइन ऐसे नैरो पोजीशन में होता है। तो बेसिकली ऐसे बनावट की वजह से रेस्पिरेशन अलग अलग तरीके से होता है, आपका फैट की वजह से, मसल इन्वॉल्वमेंट की वजह से अलग अलग रेस्पिरेशन, दो तरीके के रेस्पिरेशन देखने को मिलते हैं। और प्रेगनेंसी क्योंकि फीमेल में होता है तो इसलिए आपको पता है थोरैको एब्डोमिनल में क्या होता है ना, हमारी जो डायफ्राम होती है वो कम इन्वॉल्व होती है, लेकिन आपको एब्डोमिनोथोरैसिक में डायफ्राम इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या होता है, मोर ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, डायफ्राम इन्वॉल्व होता है, क्या होता है, डायफ्राम इन्वॉल्व होता है, डायफ्राम से ही ब्रीदिंग होती है जनरली, तो ज्यादा ये इन्वॉल्व होता है आपका डायफ्राम, कौन, डायफ्राम ज्यादा इन्वॉल्व होता है। जबकि फीमेल्स में जो होता है, फीमेल्स में डायफ्राम लेस इन्वॉल्व होता है, क्या होता है, लेस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये डायफ्राम ठीक है ना, डायफ्राम लेस इन्वॉल्व होता है इसमें फीमेल्स में। तो थोरैको एब्डोमिनल ये याद रखिएगा, मेल में एब्डोमिनोथोरैसिक और फीमेल में
थोरैको एब्डोमिनल रेस्पिरेशन, दो तरीके के रेस्पिरेशन। अब आते हैं एक्सपायरेशन में। देखो एक्सपायरेशन की जब हम बात करते हैं तो एक्सपायरेशन इज नॉर्मली पैसिव। आपको पता है नॉर्मली हम सांस छोड़ते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो सांस छोड़ना पैसिव प्रोसेस है। पैसिव मीन्स जिसमें आपका वो एनर्जी नहीं लगना है, एटीपी यूज नहीं होना है, तो उसको पैसिव प्रोसेस बोलते हैं। पैसिव होता है। फोर्स्ड जो एक्सपायरेशन होता है इन मेडिएटेड बाय इंटरनल इंटरकॉस्टल, जो कि इंटरनल इंटरकॉस्टल से मेडिएट होता है या कंट्रोल होता है, एंड एब्डोमिनल मसल। इसमें एक्सपायरेशन में कौन सी मसल दो यूज हो रही भाई? एक हो रहा है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और दूसरा एब्डोमिनल मसल। एब्डोमिनल मसल्स की बहुत सारी मसल्स होते हैं और उसमें ऑब्लिक मसल्स होता है, ट्रांसवर्स मसल्स होता है, इंटरनल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक, एब्डोमिन की मसल्स होती हैं जो सांस छोड़ने में हेल्प करती है। तो दो ये मसल्स हो गई, ठीक है। ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, अब जब आप फोर्सफुली एक्सपायरेशन करते हो तो एक्टिव प्रोसेस हो जाते हैं, तब आप वहां पे एनर्जी लगाते हो, ठीक। एक ड्यूरिंग एनेस्थीसिया विथ इनहलेशनल एजेंट, क्या कह रहा है? एक्सपायरेशन इज एक्टिव। देखो ध्यान दो, जब आप ड्यूरिंग एनेस्थीसिया जब आप इनहलेशनल एजेंट यूज करते हो, एक्सपायरेशन इज एक्टिव, तब एक्सपिरेशन जो होता है वो क्या होता है? एक्टिव होता है एंड मीडिएटेड बाय एब्डोमिनल मसल्स। किसके द्वारा मेडिएटेड होता है? एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स वहां पे यूज होती है सांस छोड़ने में, तो वो एक्टिव प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? एक्टिव प्रोसेस होता है। ड्यूरिंग एनेस्थीसिया विद इनहलेशन एजेंट एक्सपिरेशन इज एक्टिव। जब आप पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दो, इनहलेशन एजेंट दियो और तब पेशेंट सांस छोड़ रहा हो, वहां पे मसल इन्वॉल्व हो, तो एब्डोमिनल मसल इन्वॉल्व हो, तो वो एक्टिव प्रोसेस हो जाएगा। तो बेसिकली आज का वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, आगे हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो सब टॉपिक में एयरवे रेजिस्टेंस रहेगा और वेंटिलेशन, परफ्यूजन और उसके बाद डेड स्पेस हम पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे ओवर करते हैं, कंप्लीट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा है माइक का, तो मैं इसको थोड़ा सा फिर से दोबारा एक बार चेक करूंगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच।